जहाँ वो चीज हम बताएंगे। ठीक है, आप चाहे तो बॉक्स को आप डाल। आज हमारा सेशन के अकॉर्डिंग ब्लॉक 1 हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब ब्लॉक 1 में MCS 24 आपने देखा होगा, तो सबसे पहले बताओ MCS 24 जो सब्जेक्ट है वो क्या है सब्जेक्ट? हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा पूरी कोर्स कोड है। इसका जो हमारे पास ब्लॉक है 1, वो कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्ट मेथोडोलॉजी है क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जावा प्रोग्रामिंग मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले कहता है कि हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी होता क्या है, ये क्या है। यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों इस पे लिखी गई। ये आपकी यूनिट की इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ पैराडिगम्स ऑफ प्रोग्रामिंग। क्या लैंग्वेज क्या होता है? पैराडिगम्स कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का किस तरीके से सहूलियत है। Evaluation of methodology, basic concept of approach, comparison, here to benefits of oriented और कॉमन ओरल लैंग्वेज। ये सारी हमें यूनिट 1 में डिस्कस करनी है। देखो कहता है कि जब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, तो नहीं, शुरुआत में जब अर्ली 70s में प्रोग्रामिंग से स्टार्ट हुए, तो हमारे पास कुछ अप्रोच थे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट करने का। उसमें था मॉडुलर प्रोग्रामिंग, कि बड़े प्रोग्राम्स को, बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट देते थे, जिससे क्या हो जाता था, वो हमारा मॉड्यूलर हो मॉड्यूल को मैनेज करने में आसान होती थी। किसी मॉड्यूल को मैनेज करने में एक आसानी होती थी, एक सुविधा होता था। अब किसी बड़े प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे भागों में बांट दो, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम मैनेजेबल हो जाती है। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सब कहीं कहीं कुछ काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। अगर हम सैलरी का ही एक छोटा सा पार्ट बताएं, एक ERP सॉफ्टवेयर है जो सैलरी बना रही है, तो सैलरी पे अर्निंग में हमें बेसिक्स मिलते हैं, HRA मिलते हैं, DA मिलते हैं, डिडक्शन में हमारा ESI, PF, इनकम टैक्स, ये सारे कटते हैं। तो सोचो एक एक प्रॉब्लम कितने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बन रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले था मॉडुलर प्रोग्रामिंग। अब मॉडुलर प्रोग्रामिंग में कुछ अप्रोच थे, कि टॉप डाउन अप्रोच, या बॉटम अप प्रोग्रामिंग, या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ये सारे प्रोग्रामिंग्स थे। हमने सी लैंग्वेज पढ़ा था। सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग था और बहुत पॉपुलर था इसके अंदर। लेकिन कई एक बार उसमें उसकी रीयूजेबिलिटी में दिक्कत आती थी, उसकी रिलायबिलिटी में दिक्कत आती थी, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस में दिक्कत आती थी। तो उन सबको, शॉर्टकम्स को, आउटफॉल्स को दूर करके एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, उप। ठीक है, ऐसे बोलते हैं उप्स, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन बताया है। अब कह रहा है कि देखो
पैराडिगम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जितने भी तरीके के हैं, वो किस किस तरीके से बाइफ्रिकेट हुए, किस किस तरीके से अलग हुए, क्या है। तो देखो पैराडिगम का डेफिनेशन बोला, पैटर्न ऑफ थॉट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। पैराडिगम्स क्या होता है, वो एक थॉट प्रोसेस है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे राइट करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैराडिगम्स, प्रक्रिया हिंदी में। किसी चीज प्रक्रिया क्या होता है, किसी भी क्रिया को कार्यान्वित करने का एक प्रोसीजर। दो तरीके का पैराडिगम्स हैं, इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव। देखिए लैंग्वेज पैराडिगम, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव। इंपेरेटिव में प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल में सी, पास्कल वगैरह है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने सी प्लस प्लस प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सेमूला है और जावा है। इधर डिक्लेरेटिव में फंक्शंस, लॉजिकल की बात करता है, लिब्स और प्रोलॉग्स की बात करता है। इंपेरेटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोसीजरल, तो हमने भी डिस्कस कर लिया। इंपेरेटिव का था एक्सप्रेशन और कमांड ऑर्डर, और प्रोसीजर का था स्टेटमेंट ओरिएंटेड। ये सारे paradigms हैं, these all are theory part which saying what are the ways to write a program. Imperative paradigms, this means the meaning of imperative is expressing a command or order. जब हम imperative programming paradigms का यूज करते हैं तो उसमें तो जो स्टेटमेंट्स होता है एक ऑर्डर फॉलो करने वाली बात होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in this category specify a step-by-step explanation or command. Imperative language describe the details of how the result obtained in terms of underlying the machine model. Procedural paradigm is a project जहाँ की आपने देखो these statement are two type, नॉन एग्जीक्यूटेबल और एग्जीक्यूटेबल। कुछ हमें प्रिंट करने के लिए सिर्फ होता है और कुछ उस कमांड पे कंप्यूटेशनल कंट्रोल हो कि डिसीजन ले रहा है, यहाँ से वहां फ्लो जा रहा है उसका। अब तीसरा बोलता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो आपको मेन पार्ट इसी पे फोकस करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम क्या कहता है कि जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उसके आसपास हम कोडिंग करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ना कि लाइन बाय लाइन प्रोसीजर स्ट्रक्चर वाइज लिखते हैं, और हमें उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं। और हमारा जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया तब से हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज पे सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और तब से जाके कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी और बहुत सारी चीज में ऑटोमेशन करने में बहुत आसान हो गया। कह रहा है इसके बारे में बोल के रहा है डेफिनेशन, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम इज द सेंटर ऑफ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके सेंटर में किसका कहानी है, ऑब्जेक्ट की कहानी है। एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट है। आप जो कुछ सोच सकते हैं, यू कैन थिंक व्हाट एन ऑब्जेक्ट, वॉट एवर यू सी इज एन ऑब्जेक्ट। जो भी आपको दिख रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा भी एक बिहेवियर है, आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपका भी बिहेवियर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सारी चीजें नियर बाय ऑब्जेक्ट होती है। एवोल्यूशन ऑफ ओ मेथोडोलॉजी की कब से एवोल्यूशन हुआ, तो कहता है इससे एवोल्यूशन के नाम पे आपको बताया कि पहले मशीन लेवल लैंग्वेज था। ये सारी बातें रिपीट हो रही है मेरे हिसाब से कि पहले मशीन लेवल लैंग्वेज था तो हम मशीन कोड में करते थे, जीरो एंड वन फॉर्म्स में।
उसके बाद असेंबली आया, जहां हम अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखने लगे, AS5, RD, MB, और उसके सिंटैक्सेस को हम क्या बोलते हैं, मेमोनिक्स। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आया, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आया तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पहले आया, जो कि फंक्शन और कोऑर्डिनेट मॉड्यूल्स पे काम कर रहा था। तो कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात यहाँ कह रही है, ठीक है। फिर आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन सब के बाद जब आता है, तो जो भी द रियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड एंड इट्स एप्लीकेशन आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज अ फंक्शन एंड इट्स वैल्यू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। The problem solvers do not think about the world in this manner. They always deal with their problem by concentrating on the object and their character and their behavior. जब हम पहले जब प्रोग्रामिंग हो रही थी, तो सारी चीज़ों को प्रोग्रामिंग इस तरीके से नहीं हो पा रहा था कि सबका सोल्यूशन प्रॉपर आ रहा। कुछ चीज़ें छूट सी रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम जो काम करना चाह रहे हैं, जो ऑटोमेशन लाना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो उसको दूर करने के लिए लोगों ने सोचा कि एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करें, और ऑब्जेक्ट में उसका बिहेवियर और उसका जो है जो उसकी एग्जिस्टेंस कंपोज करें। तो आप जो देख रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये फिगर देख रहे हो, सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट हैं। The basic difference in object oriented programming is that the program is organized around data being operated upon rather than the operation performed. The basic idea behind OOPS is combine both data and its function. That is operate on data into a single unit called object. ये जो डाटा और उसकी फंक्शनैलिटी दोनों जो एक में कंबाइन होता है, उसको सिंगल यूनिट बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो बेसिक देखो, ये आपके यूनो के ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग ये क्लासेस में ले रहा हूँ। पिछली क्लासेस जो हमने ऑलरेडी सेंटर में एलोकेट किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी बातें बताई थी। और सिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, ऑब्जेक्ट, क्लास, abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism, ठीक है। तो वहां हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। अभी फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास। देखो यहाँ ऊपर में ना डेफिनेशन बड़ा अच्छा लिखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड आर फेवर बिकॉज मेनी एक्सपर्ट अग्रीड दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक आर मोर डिसिप्लिन देन कन्वेंशनल स्ट्रक्चर टेक्निक। कि जो पहले जितने भी प्रोग्रामिंग टेक्निक थे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है, जो कि डिसिप्लिन है और सब काम करने का सहूलियत देता है। ये 1992 में मार्टिन और ओडेल ने लिखा था, और जावा का शुरुआत भी उसी अराउंड हुआ था। इन 90 जब हम छोड़ के जा भी रहे हैं, 90 जो हमारा 91 के अंदर जावा आया था, शुरुआत हुई थी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पहला बोलता है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट सर हेलो हाँ सर, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ। मैंने ज्वाइन कर रखा है लैपटॉप से, मोबाइल पे मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मैंने डिस्कनेक्ट वहाँ से किया, लेकिन मैं लैपटॉप से ज्वाइन हूँ। 1918-088-13 कृष्णा कुमार के लास्ट वाला, लास्ट में बिल्कुल कृष्णा कुमार, बिल्कुल लास्ट कृष्णा हाँ कुमार। मैंने ज्वाइन कर रखा है लैपटॉप से, अपने कनेक्ट। कोई बात।
अरे दूसरा कुमार, तो ये आपने लैपटॉप से ज्वाइन कर। हाँ जी सर, यही मैंने ज्वाइन करा था। So the definition of object is an entity. It's part of class. Object decides the behavior in a program. This is first question which is going to ask in your exam. आप कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ो, इग्नू या कहीं भी, ये पहला यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स का क्वेश्चन होता है जो पूछता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मेक इट राइट। आप लोग अपने से लिखते जाना, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, इस सेशन में रहेगा। So make it right first. The concept of OOP. So the concept of OOP is object, class, abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. So we are discussing object. The first thing that we should do in object-oriented approach is to start thinking in terms of object. कि हमें जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचते हैं, हमें सोचना चाहिए। द प्रॉब्लम इज टू बी solved in divided into objects. Start analyzing the problem in terms of objects and their nature of communication between them. Program should be chosen such that they match closely with the real world object. Let's start an example. इसने एग्जाम्पल लिया डॉग का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, देखिए आपके राइट हैंड साइड में ये एक बॉक्स है, उसमें लिखा हो ऑब्जेक्ट डेटा प्लस फंक्शन। इसकी अपनी एग्जिस्टेंस भी रहेगा, एक अपना प्लस इसमें फंक्शनैलिटी भी रहेगी। इसने एग्जांपल लिया कि एक डॉग है, डॉग एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब डॉग क्या क्या कर सकता है? डॉग रन कर सकता है, डॉग खाना खा सकता है, डॉग भौंक सकता है। तो इसकी सारी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं और एक डॉग आपका बन जाएगा। वहां से एक डॉग सा बना लिए, एक ऑब्जेक्ट डॉग हो गया। आप उसमें उसकी फंक्शनलिटी कंपोज कर दीजिए, तो सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहता तो हम इसकी अलग अलग फंक्शनलिटी नहीं कर पाते। हम क्या कर पाते, एक ही तरीके से लिख देते और वो एक तरफ से पहले या तो खा लेता, फिर भौंक लेता, फिर दौड़ लेता। अब हमें जो भी फंक्शनलिटी जरूरत होती है हमें कॉल करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे और ऐसा वो कंपोज हो जाता है। इसी तरीके से एम्प्लॉय का पेरोल, बैंकिंग सिस्टम, कभी कस्टमर का एक अकाउंट होता है, हम सबका एक अकाउंट है, तो हम कभी पैसे या तो डिपॉजिट कर रहे होते हैं या तो निकाल रहे होते हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस तरीके से हमारा वो फंक्शन काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि चेक, जब हम बैलेंस चेक कर रहे होते तो मनी विड्रॉ हो जाती है, या आप डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो दूसरी फंक्शनलिटी हो जाती है, DD1 के आ जाती है। ऐसा तो नहीं होता है। तो यही बता रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज है जो कि इंस्टांस है ऑफ अ क्लास। तो बोलता है फिर क्लासेस क्या है? तो बोलता है क्लासेस है, क्लास आर द स्ट्रक्चर। क्लास क्या है? एक स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट है ऑफ अ प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का एक ब्लूप्रिंट है या स्ट्रक्चर है जिसको लेकर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कई एक बार उसको बोला, ये भी डेफिनेशन होता है कि क्लास इज अ टेम्पलेट। और बोलते हैं कुछ और अदर डेफिनेशन में ये भी बोलते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट।
So there are various definitions written in separate books, बट कहानी ये है कि क्लास के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं और एक टेम्पलेट सा होता है, स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हम फंक्शनैलिटी कंपोज कराते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट. Objects of the similar type can be grouped together to form a class. यही डेफिनेशन बोला कि एक सिमिलर तरीके का ऑब्जेक्ट को एक जगह ग्रुप करते हैं तो एक क्लास बनता है. ठीक है. कैन यू टेल विच क्लास डॉग बिलोंग? ऑफकोर्स एनिमल क्लास में बिलोंग करेगा. ऐसे बोल रहा, ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज है बिल्ट इन डेटा टाइप. जावा का भी बिल्ट इन डेटा टाइप है. यहाँ वो डेफिनेशन बोला, क्लास serves as a plain or template, sorry, plan or template. The programmer has to specify the entire set of data and functions for various operations on the data for an object as user defined that in a form of class. The programmer defines object format and behavior by defining a class. क्लास की कैसी बिहेवियर रहेगी, कैसा उसका काम रहेगा, वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसाइड करते हैं. यहाँ तीसरा डेफिनेशन भी लिख दिया है. अ क्लास इज दस अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप. So these are the definition of class and object. And this is very first question which is going to ask in exam. Whether you are facing any university exam or IGNOU exam, there will be must one question from this section. Either it will ask what is the difference between object and class, or what is difference between abstraction or encapsulation, what is polymorphism, how it can be achieved, what is inheritance. इन सारे क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, ये आप मान लेंगे. So now I am going to discuss what is abstraction. Abstraction is a process of hiding all the data, all the functionality from the user and providing a single interface to work with. Abstraction is a process where we hide all the data and functionality from the user and provide only interface to the user to work with. Abstraction एक डाटा हाइडिंग की प्रक्रिया है जहां हम सारे डेटा मेंबर्स को हाइड कर देते हैं, फंक्शनलिटी को हाइड कर देते हैं और एक इंटरफेस देते हैं यूजर को काम करने के लिए. लाइक एटीएम, देयर आर वेरी फंक्शन इन एटीएम, बट आपको एक इंटरफेस पहले मिलता है कि आप इंसर्ट करें, फिर पिन डालें. जो इस इंटरफेस में आ रहा है वो काम आप कर पाते हैं. ऐसा नहीं कि आप गए सारा एटीएम का काम एक बार कर दिए. अगर आपने वैलिड पासवर्ड पिन प्रोवाइड किया एटीएम को, तो आपको एक इंटरफेस और खुल कर देगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं इनमें से. बैंकिंग, विड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस चेक. तो जिस पे आप क्लिक करते हैं सिर्फ वही फंक्शन आते ही है, बाकी का फंक्शन क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है. फंक्शन तो सारे ही हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है कि एक ही फंक्शन है. तो इसीलिए बोलते हैं एक सिंपल वर्ड में, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा हाइडिंग. अगर आपको लिखने आए तो एग्जाम्पल में लिखना, आंसर में लिखना है, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा हाइडिंग. अब इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अ डेटा. डेटा को बाइंड करने का तरीका, तो हम ये बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. ये दो वर्ड बना हुआ, इन कैप्सुलेट.
इनकैप्सुलेट बोलते हैं कि किसी भी कंटेनर में सारे चीजों को कंपोज कर देना। जैसे अगर मैं एक और सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, कि जैसे कैप्सूल्स होते हैं उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन के रैप कर दिया जाता है एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो ऐसे ही सारे डेटा मेंबर और फंक्शनल यूनिट को एक जगह कंपोज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेट कर देना। एक कंटेनर में हम सारी चीजों को डाल देना बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ encapsulation is a process of binding the data. Encapsulation is a process of binding the data where we wrap all the data member into single unit. It's called class. एग्जाम्पल में इसका लिख देना क्लास, क्योंकि जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के नहीं करते हैं। आप सी प्लस प्लस इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े थे, लेकिन वहाँ आप क्लास बना भी सकते थे, बिना क्लास बनाए भी प्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन जावा के अंदर कुछ भी लिखा जाएगा तो एक क्लास में लिखा जाएगा। सारे डेटा मेंबर एक सिंगल यूनिट में रैप्ड होंगे, उनका नाम होगा क्लास। तो वही बोलता है the process of wrapping all the data member into single unit is known as encapsulation, and that is also known as class. For example लिख दीजिएगा, for example class in Java। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जावा का कोई भी प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, वो इनकैप्सुलेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि वो क्लास में ही होती है। ठीक है, एक मेक इट क्लियर। इनहेरिटेंस is a process of taking property from parent class to child class, or you can say super class to subclass, where a class is taking property from other is known as subclass or child class, and the class which inherited is being inherited is known as parent class or super class। जो क्लास अब इनहेरिट हो रहा होता है उसको बोलते हैं सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। जो इनहेरिट कर रहा होता है, जो प्रॉपर्टी ले रहा होता है, उसे बोलते हैं चाइल्ड क्लास या सब क्लास। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। तो इसका फायदा क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को हम रीयूज कर लेते हैं। कि कुछ कोड जो हमारा सुपर क्लास में लिखा हुआ है या बेस क्लास में लिखा हुआ है, वो हम डिराइव कर लेते हैं सब क्लास में, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाती है डिराइव्ड क्लास में या सब क्लास में। और डिराइव्ड क्लास की अपनी प्रॉपर्टी भी होती है। सिंपल शब्दों में आप समझिए कि अगर हम अपने बारे में बात करें तो हमारे पिताजी की जो प्रॉपर्टीज थे वो तो हमारी हो ही गई, और हमने अपने से जितनी कमाई किया वो भी हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये फायदा हुआ कि उनका भी रीयूज हो गया हमारे पास, हमारा अपना तो है ही है। तो सब क्लास का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप बेस क्लास से या जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लेंगे, उनको आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्या होगा कि आपको फिर से लिखना पड़ेगा वो सारे कोड को। हम अगर प्रोग्रामिंग के भाषा में समझे तो मान लिया जाए बैंकिंग का हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अकाउंट नाम का एक हमने बना लिया क्लास। अब हमें उस अकाउंट क्लास की जरूरत पड़ रहा है सेविंग अकाउंट में, वहां भी कॉल कर लिया, सेविंग भी अकाउंट है। करंट अकाउंट में कॉल कर लिया तो करंट। अनम्यूट ना करें, क्लास डिस्टर्ब होती है, प्लीज म्यूट रखें। So the benefit of inheritance is code reusability। देखिए एग्जांपल में दे रखा है, थोड़ा करता हूँ। हाँ, बेस क्लास का कुछ फीचर है ए और बी, जितने भी ड्राइव क्लास है ए 1 2 3 सब उस फीचर्स को यूज कर रहे हैं। इसका अपना भी फीचर है सी, इसका अपना फीचर डी है, इसका अपना फीचर एफ भी है, लेकिन ए भी तो सब में आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। अब बोलते हैं
पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्दों से बना हुआ है। पॉलीमॉर्फ, पॉली मीन्स होता है मेनी, बहुत सारा, मोर्फ इन टर्म्स ऑफ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। एक ही प्रॉपर्टी, एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करने को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म is a process where one object behaves different in different places, where one object behaves differently at different places। जहाँ एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे बिहेव करता है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब मेनी फॉर्म ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, मेनी फॉर्म ऑफ। अब जैसे एग्जांपल में हम ले, आप सभी ज्वाइन किए हो या मैं ही अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, मैं जेपी सर एक ऑब्जेक्ट है जो अभी आपके टीचर है। सेशन खत्म होने के बाद दूसरे का टीचर बन जाएंगे। पूरी क्लास खत्म होने के बाद मैं किसी का भाई बन जाऊंगा, किसी का बेटा बन जाऊंगा, किसी का पति बन जाऊंगा। सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग बिहेव कर रहा है, कहीं का टीचर बन जाऊंगा। हाँ? तो सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव कर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है। इसको अगर किसी को डाउट होगा हैंड रेज कर देना, क्वेश्चन तुरंत अभी भेज देना जो मन में आ रहा हो, अभी उस पर डिस्कस कर रहे हैं तो कर देंगे। ये तो हम रियल वर्ल्ड के भाषा में समझ रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव कर रहा है। अब यहाँ आपका एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि एक आवर एग्जाम्पल यूज एरिया, एरिया उसने यूज किया। अब एरिया जो है रेक्टेंगल में भी आएगा, किसी अदर शेप में भी आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी ब्लॉक कट रही है, लेकिन इसको अचीव कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग। तो देर आर थ्री प्रोसेस, देर आर थ्री वेज टू अचीव polymorphism in Java. First is inheritance, definitely. Method overloading, method overriding. These are the process to achieve polymorphism in Java. वही फंक्शन रहता है, दोबारा से या तो उसको हम चेंज कर देते हैं क्लास में आके, या उस पर कुछ और फंक्शनलिटी डाल देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चेक इन प्रोग्रेस है, ये आप लोग बनाएंगे अपने नोट्स से। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। तो क्या डिफरेंशिएट है एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग में? कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों सेम प्रोसेस है, इनकैप्सुलेशन का हो सकता है। डिफरेंस डेटा इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब बोल रहा है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, सॉरी कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड। प्रोसीजर में क्या था, दिक्कत था, फंक्शन बेस्ड काम होती थी, मेन प्रोग्राम होता था, वो इस फंक्शन को कॉल करता था, उस फंक्शन को कॉल करता था, हो सकता है वो फंक्शन इस दोनों को कॉल करे, मतलब हर किसी को हर कोई नहीं मिल पाता था, दिक्कत ये थी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। दीज आर द फीचर जिसको आप मेक इट इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे टर्म्स लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस करेंगे। बेनिफिट ऑफ उसका फायदा क्या क्या हुआ, तो लिखा इजी इन डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क डिवीजन में आसान हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गया, प्रोग्राम एक्सटेंडेबिलिटी, मतलब पहले के जो बने हुए प्रोग्राम था उसको एक्सटेंड करने में दिक्कत होती थी, लेकिन उससे बने हुए प्रोग्राम को अगर और फंक्शनलिटी ऐड करना है तो बस और फंक्शनल यूनिट्स बना के उसके साथ कंपोज करते जाते हैं, तो एक्सटेंड भी प्रोग्राम हो जाता है, प्रोग्राम अपग्रेड हो सकता है इसका इजीली।
एलिमिनेट रिडंडेंसी, जो रिडंडेंसी होता था, जो रिपीटेशन ऑफ वर्क होता था, कि जैसे भी आपने फिगर में देखा ना कि अगर इसको ये अगर चाहिए तो इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, अगर इसको फंक्शन 7 को फंक्शन 1 चाहिए तो फिर से इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, रिपीटेशन ऑफ वर्क खत्म हो गया, रिडंडेंसी खत्म हो गया, एक जगह लिखा हुआ है तो हम वहीं से इसको कॉल कर लेंगे। सेव डेवलपमेंट टाइम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब डेवलपमेंट टाइम कम लगेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अलाउ बिल्डिंग सिक्योर प्रोग्राम, इससे प्रोग्राम सिक्योर होता है क्योंकि डाटा हाइड करने का प्रिंसिपल होता है इसके पास। अलाउ डिजाइनिंग सिंपल इंटरफेस, ये प्रोग्राम का इंटरफेस को और सिंपलर डिजाइन करने में आसान हुआ। ऑल्दो ये सारे कभी पूछे नहीं गए हैं बट इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा भी जा सकता है, तो मेक इट राइट, मेक इट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको मान लेना। बिल्ट इन डाटा टाइप को, अभी डेटा टाइप पे हम किस लिए जाएंगे, अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो है, तो कि डिस्कशन चल रहा है, उसका इंट्रो चल रहा है। जैसे ही जावा पे हम जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, बिल्ट इन डेटा टाइप जिसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, और दूसरी जो डेटा टाइप्स हैं क्लास टाइप, उस पर डिस्कस करेंगे। देयर आर 8 बिल्ट इन डेटा टाइप विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, that will get discussed in next class. I think it will be tomorrow, same time. But I have only one request to all of you who are from other facility center. Please be on time, join the session timely, and the person of my study center, you know well कि हम कभी कोताही किए नहीं आज तक और ना करेंगे, जितनी भी होगी हम आपको बेस्ट देके जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसमें कहता था कि कुछ कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें देखो सी प्लस प्लस किसने बात किया, स्मॉल टॉक की बात किया, पास्कल ऑब्जेक्ट पास्कल की बात किया, जावा की बात किया। ये बुक बहुत पहले लिखी गई है, बहुत सारे लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। और इसमें एक बात यहाँ सही लिखा कि जावा बिकम मोस्ट वाइडली यूज जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री टुडे। आज भी जितने भी अच्छे साइट्स हैं, जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिसमें सिक्योरिटी चाहिए, वो जावा पे बिल्ड हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ यूज कहाँ कहाँ होता है, और जब सारा काम ऑब्जेक्ट पे काम होने लगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सब कुछ अच्छा होने लगा इसमें, तो इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में इसका यूज हो रहा है, कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाने में हो रहा है, कोई सिमुलेशन और मॉडलिंग, जो हम 3D इमेजेस देखते हैं, कोई किसी चीज का बनने से पहले जो हम सिमुलेशन बनाते हैं कि ये चीज ऐसे बन सकती है, फलाने कार अब ऐसा बना के हम लेके आएंगे, तो वहाँ सिमुलेशन और मॉडलिंग में भी हम उसका यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्किंग में यूज करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में यूज करते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन में यूज करते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम में यूज करते हैं। आज एआई कार्स वगैरह जो भी एआई एप्लीकेशन हैं, वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना। कैम कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इन सिस्टम्स में यूज होता है, इंटरनेट सोल्यूशन में यूज होता है, इन सारे जगह यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। और इस तरीके से आपका ये ब्लॉक सॉरी ये यूनिट खत्म हो गया। अब अगेन सेकेंड यूनिट फिर से उसी बात पे डील कर रही है। इसने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी 2 which is also dealing more elaborating about object oriented, object classes of object, abstraction and encapsulation, inheritance, method overriding and polymorphism है। यहाँ इसने लिख दिया ना कि पोलीमोर्फिज्म मेथड, क्योंकि पोलीमोर्फिज्म को अचीव करने का तरीका ही है मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, विच इज पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। और इसकी ये समझी। तो I think we have enough discussed about these things. So here definition, OOP is an approach
OOPS is an approach that provides a way of modularizing program by creating pre-tensioned memory blocks for both data and function that can be used as a template for creating copies of such models on demand. बहुत अच्छा डेफिनेशन है OOPS का. आप OOPS का डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो. ये एक ऐसा मॉडलाइजेशन, एक ऐसा प्रोग्रामिंग का तरीका है, एक ऐसा राइटिंग का है जहां हम मेमोरी ब्लॉक्स को डिफाइन बांटते हैं डेटा उसके फंक्शनलिटी में, और दोनों को हम क्रिएट कर लेते हैं. Objects are likely to understand object oriented definition लिखा. चलो कोई बात नहीं, लिखा मैं बोल देता हूँ. Object is a real world entity. Object is an instance which having their state and behavior. Object is an instance which having a state and behavior is a part of class. Okay, यहाँ लिखा है. An object is a software bundle of variables and related methods. नहीं, सूट नहीं किया. आप वही लिख लो. Object is an instance of class which has a state and behavior. Class is a blueprint or prototype that define variable and method common of all objects of a certain kind. ये ठीक है. यहाँ पे आप क्लास का डेफिनेशन ले लेना, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे से कर चुके हैं. हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत है. फिर भी कुछ रहेगा तो ये नहीं कि सेशन तक हम हैं. आपको जब भी ऐसा कुछ लगे, आप इस सेम सेशन में, स्काइप का सेशन ऑलवेज रहता है, आप सेम सेशन में आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा और आपको इस तरीके से हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे. अब यहाँ बोल रहा है abstraction and encapsulation. Encapsulation is used as a generic terms for technique which realize data abstraction. Encapsulation therefore implies the provision of mechanisms to support both modularity and information hiding. There is therefore a one-to-one correspondence in this case between technique of encapsulation and the principle of data abstraction. कह रहा है कि encapsulation में हम क्या करते हैं कि डाटा को एक सिंगल मॉड्यूल में कंपोज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम सिंगल मॉड्यूल में कंपोज कर रहे हैं तो एक तरीके से डाटा हाइड हो रहा है. सपोज करो जैसे अभी हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे थे, तो हमने तो प्रॉपर्टी ले लिया, एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को क्लास बी में, मतलब सुपर क्लास को सब क्लास के अंदर, लेकिन सुपर क्लास में और क्या क्या है हम देख नहीं रहे हैं. तो एक तरीके से वो डाटा हाइड है. तो कह रहा है दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी या डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं. तो मॉड्युलरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, और ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है तो सीधे कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाटा हाइडिंग. यहाँ डाटा को हम हाइड ही करते हैं. इनहेरिटेंस डिस्कस है. अब इसमें और कुछ बातें, हाँ, इसमें ये बात है क्या कि देयर आर few type of inheritance: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. So Java does not support multiple inheritance. Java multiple inheritance support नहीं करता है, बट एक मैकेनिज्म है इंटरफेस, उसके थ्रू हम उसको अचीव कर पाते हैं. बट कंप्लीट जो हम कहते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन आया कि डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आंसर विल बी जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. It can be achieved through interface. तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है दूसरा सब क्लास. एक
बेस क्लास को एक डेराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है, उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं कि जहां एक बेस क्लास को एक सब क्लास इनहेरिट कर रहा है, फिर फर्दर उस सब क्लास को दूसरा सब क्लास जो है इनहेरिट कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल। ग्रैंडफादर इनहेरिट किया फादर, फादर से चाइल्ड। मल्टी लेवल में कि दो अलग अलग क्लासेस को एक इनहेरिट कर रहा है, इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स, ठीक है। फाइनल रिजल्ट, चलो मार्क्स का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोड है MCS 024 जिसका आपको इंटरनल मार्क्स जो असाइनमेंट से मार्क्स लगते हैं वो भी यहाँ मार्क्स होगा। एक आप टर्मिन एग्जाम में जाओगे तो भी एक मार्क्स होगा। अब सपोज ये फाइनल रिजल्ट में मार्क्स को कॉल किया, मार्क्स नाम का दोनों फंक्शन है, यहाँ भी मार्क्स नाम का फंक्शन है, यहाँ भी मार्क्स नाम का फंक्शन है, इसमें कॉल किया मार्क्स को, कौन सा मार्क्स आएगा, इसका आएगा इसका आएगा। तो एक एम्बिग्युइटी होती है जिसको जावा सपोर्ट नहीं करता। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहता है एक इम्प्लाई नाम का क्लास है, वो इम्प्लाई ऑफिसर भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, या टाइपिस्ट भी हो सकता है, किसी भी क्लास में उसको इनहेरिट किया जा सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो कि पूछी जाती है। अब 1 मिनट पॉज है, मैं अभी दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट 1 मिनट पॉज।